नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पालीवाल सर पर। आज के इस वीडियो में अपन रीट 2024 के साथ साथ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में आने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, जल्दी से आप चैनल को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार इस पर अब वीडियो आ रहे हैं। आज जो है मैं तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं। पहले के दो वीडियो आपको जो है वो YouTube पर अपलोड मिलेंगे। तीसरे वीडियो को अपन शुरू करते हैं। साथ ही एक सूचना दे दूं, मेरे इस चैनल पर टेलीग्राम का भी लिंक है, तो आप उस चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको कोई भी अपडेट होगी तो वहां भर्तियों के बारे में अपडेट भी मैं देता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। बिना देर किए हुए मैं पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, RTE 2009 अधिनियम की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का उल्लेख है? देखो, RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 वो कानून जो है वो लागू हो 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से RTE 2009 पूरे देश में लागू हुआ। इस कानून की धारा 21 में लिखा हुआ है कि विद्यालयों में SMC का गठन किया जाएगा। SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसे हिंदी में विद्यालय प्रबंधन समिति कहा जाता है। देखो साथियों, एक बात और बता दूं कि विद्यालय में दो प्रकार की कमेटियां हैं, एक SMC और दूसरी SDMC यानी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। लेकिन RTE 2009 में हम एक कोई उल्लेख है, वह है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को उल्लेख है। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को कौन सी धारा में उल्लेख है? तो वह धारा है धारा 21। अब इतनी बात चाल की जना एक बात और बता दू थाने, SMC की जगह मासिक एक मीटिंग हुए, वह हमेशा अमावस्या न हुए। अमावस्या न जगह है वह की एक मीटिंग हुए। अब अमावस्या क्यों रखेगी मीटिंग? क्योंकि अमावस्या की है कि गांव में जगह मजदूरी करना रहा और ज्यादातर लोग है बाकी 20 दिन छुट्टी रखे जना की मीटिंग है जगी अमावस्या रखी जाए। तो आ बात ध्यान रखा, RTE 2009 में कौन सी धारा में जो है वो SMC को वर्णन है? तो बात धारा 21 है। दूसरी बात करा कि वो कानून कद लागू हो तो 1 अप्रैल 2010 ने लागू हो। तीसरी बात करा कि समितियां हुए कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की हुए, लेकिन RTE कानून में खाली एक ही प्रकार की को वर्णन है, SMC को। दूसरी बात आप तीसरी बात करा तो प्रत्येक अमावस्या की मीटिंग हुए, तो आ है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। चला दूसरे प्रश्न का नहीं चला। दूसरा प्रश्न वो है कि खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? देखो, कुछ राजाओं का और सेनापतियों का या जगह युद्ध में भाग लेना रहे आदमियों का नाम है। हम उसको कौन सो हो जो पहली राणा सांगा का नहीं हो, बाद में पाड़ो बदल के वो बाबर का नहीं उड़ गयो। बात करा खानवा के युद्ध की, तो आपको पता होगा मार्च 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में है। खानवा का युद्ध लड़ा गया था। सांगा जो मेवाड़ का शासक था वर्सेज बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर है जो वो पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी ने हरायो और इब्राहिम लोदी ने हराने के बाद में आपकी सत्ता ने मजबूत करने खातिर भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगो को पराजित करने के लिए जो है वो खानवा आया था। इस खानवा के युद्ध में आने से पहले राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच एक बयाना का युद्ध हुआ था। इस बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया था। हालांकि उस युद्ध में खुद बाबर युद्ध करने नहीं आया था, लेकिन फिर भी की सेना ही और भी सेना ने राणा सांगा की सेना पराजित कर दी। कहने का मतलब वो है कि राणा सांगा के सामने बाबर की सेना कोई बहुत ज्यादा मजबूत थी नहीं। जब युद्ध शुरू हुआ
उस युद्ध में भी राणा सांगा की सेना बहुत मजबूती से लड़ रही थी, लेकिन उस समय एक विद्रोही जो गद्दार जिसे अपन कह सकते हैं, उस गद्दार का नाम था सहलदी तंवर। ये सहलदी जो तंवर था, ये रायसेन का रहने वाला था, रायसेन का राजा था। और इसने क्या किया, ये रायसेन मध्य प्रदेश में है, ये पहले राणा सांगा की ओर से लड़ रहा था और बाद में ऐन मौके पर इसने पाला बदल लिया और ये बाबर की सेना में चला गया या बाबर की पक्ष की ओर चला गया। ये हाल ही में जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई, बीमो प्रश्न आयो कि ऐसो कौन सो व्यक्ति हो जो राणा सांगा की ओर लड़न खातर आयो और फिर लड़न वो उड़ गयो की सेना में, बाबर की सेना में, तो वो हो रायसेन को सहलदी तंवर। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है जका में एक तरफ परियोजना को नाम है और दूसरे का नहीं परियोजना में भाग लेना रहा जका राज्य है बांगो नाम है बाकड़ा नागल परियोजना। पहली परियोजना है बाकड़ा नागल परियोजना। ये जो बाकड़ा नागल परियोजना है ये 3 राज्यों की परियोजना है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। 3 राज्यों को नाम दे रखे है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान की हिस्सेदारी इनमें लगभग 15.2% है। राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। बाकड़ा नागल पंजाब में है, बांध बनेड़ा, और हरियाणा पंजाब राजस्थान की योजना है। तो निश्चित तौर बाकड़ा नागल सुमिलित है। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना में 4 बांध बनेड़ा है चंबल नदी पर, 3 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में। गांधी सागर जो बांध है वो तो है मध्य प्रदेश में, बाकी जगह 3 बांध है जो राजस्थान में है, जिनमें एक कोटा बैराज, एक जवाहर सागर, एक राणा प्रताप सागर। ऐ जगह 3 बांध है, ये राजस्थान में, 2 कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। तो आ राजस्थान की परियोजना है। इन राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है, 50 राजस्थान की है, 50 मध्य प्रदेश की है। सागर एक प्रश्न और था बता दूं, जितनी भी राजस्थान की दूसरे राज्यों के साथ में परियोजना है वह सबसे ज्यादा राजस्थान की यदि कोई में हिस्सेदारी है तो वह 50% चंबल परियोजना में हिस्सेदारी है। अगली माई बजाज सागर परियोजना। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, माई नदी पर है। 3 बांध बनेड़ा है, माई बजाज सागर बांध इसमें सबसे बड़ा है और वो राजस्थान में स्थित है। एक कडाना बांध है जो कडाना गुजरात में है और एक कागदी पिकअप बांध है जो राजस्थान में। तो 2 बांध राजस्थान में, 1 गुजरात में। आ परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो सही है। इन राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है। अब आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। शुरू में आज शुरू करी गई इस परियोजना को नाम राजस्थान नहर परियोजना हो, बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के नाम पर इस परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। राजस्थान के पश्चिमी इलाका में पानी की सबसे बड़ी परियोजना है और केवल और केवल राजस्थान की परियोजना है, यानी 100% राजस्थान की में हिस्सेदारी है। हालांकि बांध पंजाब में बनेड़ो है, लेकिन पंजाब की हिस्सेदारी को नहीं में, खाली राजस्थान की परियोजना है। हालांकि हरिके बैराज नामक स्थान पर बांध बना हुआ है, लेकिन यह परियोजना खाली की है, राजस्थान की है। इसमें दोनों दे रखा है, पंजाब और राजस्थान, जबकि यह परियोजना खाली राजस्थान की है। वो प्रश्न RS प्री माइडो प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, दोबारा आने का चांस है। RS को तो पेपर ही अब 2-3 दिन बाद में। चलो बात करा चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गज्जक नाम है। क्या का नाम है? गज्जक। गज्जक जोधपुर दुर्ग की तोपा है, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयां हैं, मारवाड़ के ठिकाने के वस्त्र है, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व है, करों के नाम है। जब ई बात की आप बात करा तो ए जोधपुर में जगी है, गज्जक गज्जक मिठाइयां को नहीं है, ए जोधपुर दुर्ग की तोपा का नाम है। जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में जगी तोप रखेड़ी है, तोपा का नाम जगह है वह ए है। तो तोप का नाम है ए, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गज्जक। इसके अलावा एक जयबाण नाम की तोप है जो कि जयपुर के जयगढ़ किला में मिलेड़ी है। सवाई जय सिंह द्वितीय के टाइम की बात तोप है और उसे कहा जाता है कि वह एशिया की सैनों बड़ी तोप है। और जयगढ़ में तो कब है कि तोप डालने को कारखानों भी हो। तो राजस्थान तोपा के लिए काफी प्रसिद्ध है, कई राजस्थान में बड़ी बड़ी तोपा है और जयबाण तोप तो एशिया की सैनों बड़ी तोपा में शुमार है। चलो बात करा 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमीरासो जोधराज या सारंगधर ने लिखा था, एक ही बात है, जोधराज और सारंगधर दोनों एक ही व्यक्ति है, वो सही है। बिसलदेव रासो बिल्कुल नरपति नाले ने लिखा था,
वो भी सही है। सगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा था, यह भी सही है। लेकिन खुमान रासो यह दलपत विजय ने लिखा था, यह लिखा था दलपत विजय ने, तो वो सही कोनी। यह लिखा था दलपत विजय द्वारा, दलपत विजय लिखो खुमान रासो। तो जयानक के लिखो, जयानक एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी जकी को नाम है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नामक जकी किताब है बा लिखेड़ी है जयानक की। और एक पृथ्वीराज रासो है वो लिखेड़ो है चंद्रवर्दई को। तो इनमें गलत कौन सो है? खुमान रासो गलत है, जो दलपत विजय को लिखेड़ो, लेकिन नाम देड़ो है जयानक को। जयानक को कौन लिखेड़ो? वो दलपत विजय को लिखेड़ो है। चलो चला छठा प्रश्न का नहीं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुने जाने का सही क्रम क्या है? यानी ए राष्ट्रपति कद कद बनया? पहली एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर नीलम संजीवा रेड्डी और फिर जाकिर हुसैन। अब देखो ए कद कद बनया तो थानसेना पहले तो राष्ट्रपति निश्चित तौर ध्यान ही लो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति थे, जका 2 बार राष्ट्रपति बनया, 3 बार पद की शपथ ली, 2 बार राष्ट्रपति बनया। ठीक है। 2 नंबर आवे एस राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरा राष्ट्रपति आ एस राधाकृष्णन। थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कम दिखाई दे रहा है। तो एस राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद बात करें तो तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब जो थे वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बंगाबाद का मायने जो राष्ट्रपति बनया वह जो है वो इनमें शामिल नहीं है। बाद में कई दिनों बाद में राष्ट्रपति बने नीलम संजीवा रेड्डी, यानी एन संजीवा रेड्डी। तो ये भारत के 4 राष्ट्रपति हैं। तो इनका कालक्रम हो गया, ये कितने नंबर पर थे? 2। वो कितना नंबर पर है? 1। जाकिर हुसैन 4, और ये कितने नंबर पर है इसमें? 3। तो ये हो गया 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि नंबर ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो गया। इसमें नंबर ए इसमें आपका सही है। चलिए चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? बात करा अबुल फजल द्वारा लिखे गए अकबरनामा की। अबुल फजल राजस्थान का नागौर जिला का रहना रो। अकबर को खसम खास एकदम लंगोटियो यार हो, अकबर को शाही लेखक हो, हमेशा अकबर का सागी रहूं। तो अबुल फजल एक किताब लिखी भी को नाम है अकबरनामा। ये अकबरनामा का टोटल है भाग 3 किताबा ने मिलार कवे अकबरनामा। तीसरे भाग को नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी अकबरनामा को नाम को नहीं है, आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरे भाग को नाम है। तो यह अबुल फजल द्वारा लिखेड़ी पुस्तक है आईने अकबरी, जो अकबरनामा का तीसरा भाग है। तो टोटल किताब का नाम अकबरनामा है, जिसके 3 पार्ट है। और अबुल फजल कौन था? अकबर का शाही इतिहासकार था। एक और थान मैं बात बता दूं, अबुल फजल इतो तकड़ो आदमी है कि इक बारे में आरपीएससी में 100% प्रश्न आवे। आज 10 15 20 साल पहले भी आता और अब भी आवे, क्योंकि आरपीएससी के पतो के यूं प्रेम है, हमेशा अबुल फजल जुड़ेड़ो 1-2 प्रश्न तो देवई है। तो अबुल फजल जटे दिखे थाने 20% ने जरूर याद कर लिया। तो अबुल फजल काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करे भारत में, राजस्थान के पेपरा में, इतो मन जरूर ध्यान है। और तो कटाई गो की रोल होलो ने होलो, परीक्षा में जरूर आएगो। बात करा अगला, सितंबर 2023 को संसद में महिला आरक्षण बिल को खालिस्तान के नाम से पेश किया गया। यानी जो अभी हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जो संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। देखो संसद को विशेष सत्र बुलाने को अधिकार राष्ट्रपति महोदय ने। राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के कहने पर संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं। और यह संसद का विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया था ताकि जो है वो महिला आरक्षण, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके, वो भी 33%। इसके लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक
विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया। जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो ये जो है वो नेक्स्ट संविधान संशोधन के रूप में लागू हो जाएगा। इन संसद का दोनों सदन पारित कर दियो, पर प्रश्न हो नहीं क्या पारित करियो क्या न करियो। प्रश्न हुआ के नाम प्रस्तुत करियो, तो इन प्रस्तुत करियो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इनमें नियम क्या है क्या जो भारत में अगलो परिसीमन हो सी, बीच परिसीमन के बाद में महिलाओं ने आगे जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो सी में 33% आरक्षण दियो जासी। नयो परिसीमन होने के बाद में सीटा बढ़ जी सी और वह सीटा मुंह 33% सीटा जी है वह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। हालांकि वर्तमान में महिलाओं के लिए जो सीटें हैं उनमें कोई आरक्षण लागू नहीं है। हाँ, विधान जो नगर निकाय और पंचायत का जगह चुनाव है उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है और कई कई राज्यों में तो 50% तक आरक्षण लागू है। अपने राजस्थान में भी एक बार के लिए 50% कर दिया गया था, लेकिन बाद में भी घटा आगे पाछो 33 कर दियो। बात करा 9वें प्रश्न की, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। देखो, भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, इसके लिए अपने को याद करना होगा 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम जिसे मोंटफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये मोंटफोर्ड अधिनियम के द्वारा भारत में दोहरा शासन, जिसमें एक अंग्रेज का गवर्नर जनरल होता था, दूसरा चुनेडी सरकार होती, वे मिलकर सरकार चलाता। इनका डबल शासन या दोहरी शासन व्यवस्था, इस दोहरे शासन को प्रांतों में शुरू किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। बाद में 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांत ने स्वायत्तता दे दी और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। तो बात प्रांतीय स्वायत्तता की पूछे तो प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई 1935 के भारत शासन अधिनियम में। हाल ही में जो सेकंड ग्रेड को बार पीछे पेपर हो भी पेपर में प्रश्न हो के प्रांतीय स्वायत्तता कब दी गई थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता दी 1935 के अधिनियम में। और भारत में दोहरी या द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई, प्रांता में शुरू हुई, कब शुरू हुई 1919 के अधिनियम शुरू हुई। चलो चला अगले प्रश्न में 10वां प्रश्न, लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है। राजस्थान का वो नगर जकन है नवाबों की नगरी कब है, नवाबों की नगरी। नवाबा की नगरी जगह शहर ने कवे राजस्थान में। देखो भैया, तो नवाबा की नगरी भारत में तो लखनऊ न कवे, लेकिन राजस्थान में नवाबा की नगरी कवे टोंक ने। तो इको उत्तर पहले तो बता दो थाने टोंक है। अब वो 4 बेत की है, इनमें 4 लोकगीत 4 श्लोक गीत है बे गाई जय जना 4 गाई जय जना इन 4 बेत के नाम जानी जय प्रसिद्ध घटक है निश्चित तौर टोंक को ही प्रसिद्ध है, क्योंकि टोंक में ही गाई जय जना टोंक को प्रसिद्ध है। चलो आगे चला। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। भारत में महान क्रांतिकारी 1857 की क्रांति के एक महान लीडर तात्या टोपे को मानसिंह नारूका की गद्दारी की वजह से पकड़ लिया और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। बी टाइम में 1857 की क्रांति के समय जो को कैप्टन सावर्स जो था वो था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। इसे जो है वो क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने बचाया था। इसने जब तात्या टोपे को फांसी दी गई थी तो इसने कहा था कि भारत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, आपने जो किया है वो गलत किया है, आपको किसी भी रूप में ये अधिकार नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को फांसी दे सके। तो ऐसा कहकर सावर्स ने जो है वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। हाल ही में जिसकी परीक्षा हुई है सेकंड ग्रेड की, बिम आइडो प्रश्न है कि कौन से व्यक्ति ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। तो सावर्स, कैप्टन सावर्स ऐसा व्यक्ति था जिसने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था और अपनी सरकार की आलोचना की थी। चलिए चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है। देखिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये RTE है, यानी राइट टू एजुकेशन। इसे
86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। संविधान का अनुच्छेद था 21A में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21 के साथ इसे शामिल किया गया है। अब अनुच्छेद 21 में की है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार में जो है वो अधिकार शामिल कर दियो शिक्षा को अधिकार। कहने को मतलब वो है कि जितो जीवन को अधिकार महत्वपूर्ण है, बितो ही शिक्षा को अधिकार महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा को और जीवन को अधिकार भेड़ो ही है, दोनों 21 में है। जीवन का अधिकार 21 में है और शिक्षा का अधिकार 21A में है। तो ध्यान रखिया। चलना आगे 13वें प्रश्न का। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो अनुच्छेद 75 के बारे में देड़ो है। अनुच्छेद 75 कौन सो विकल्प सुमेलित कोनी वो अपन बतानो है। तो देखो मैं तन बता दूं कि अनुच्छेद 75 में आखिर है के। तो देखो सैनो पहली 75(1) 75(1 कब है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यानी मंत्रियों की नियुक्तियों संबंधित है 75(1) मंत्रियों की नियुक्ति। लेकिन आप बात ध्यान रखिए, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। दूसरा नंबर आता है 75(2) का। 75(2) कहता है राष्ट्रपति जो होगा उसकी इच्छा पर्यंत मंत्री परिषद अपने पद पर काम करेगी। यानी ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यह है अनुच्छेद 75(2). उसके बाद आती है 75(3). 75(3) यह कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो सामूहिक उत्तरदायी तो अब दिया हुआ है। 75(4) यह कहता है कि कोई भी जो मंत्री होगा वो शपथ अनुसूची 3 के अनुसार लेगा। तो अनुसूची 3 के अनुसार वो शपथ लेगा, ये लिखा हुआ है 75(4) में। अब आप देखिए यहां 75(5) लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए अनुच्छेद 75(4). तो 75(5) में की है, 75(5) में आ बात कही है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो 75(5) की जगह बात है एक्चुअल में लिखेड़ी है 75(4) में। ओ 4 हो तो सही हो, तो 5 है तो गलत है। चलो आगे चला 14वां प्रश्न का। नहीं, 14वां प्रश्न है भारत में एकमात्र ठाकुर केसी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता और युद्ध में झोंक दिया। यह कथन किसने कहा था? बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने कहा था कि केसी सिंह बारट वो आदमी है जो को आपको बेटो जुआई भाई स्वयं सारों को इसने भारत माता के लिए जो है वो कुर्बान कर दिया। और ये सच्ची बात है एकदम। ठाकुर केसी सिंह ने पूरे परिवार सहित जो है वो क्रांति का नेतृत्व किया और भारत को या भारत माता को आजाद कराने के लिए प्रयास किया। यह व्यक्ति अपने बेटे प्रताप सिंह बारट का बलिदान देने के बाद भी भारत माता की सेवा में उपस्थित रहा। यह जेल में रहा, इसने बहुत सारे कष्ट भोगे। जेल में रहते हुए तो इसने केवल दूध पर अपना जीवन व्यतीत किया था। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम प्रणाम करते हैं। ये केसी सिंह बारट के बारे में ये कथन किसने कहा था? प्रश्न वो है। तो ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस कहते हैं कि जो ठाकुर केसी सिंह बारट थे उन्होंने परिवार सहित जो है वो भारत माता के चरणों में अपना बलिदान दे दिया था। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये 4 ऑप्शन है जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चारों में जो बात लिखी हुई है वो क्या अनुच्छेद के साथ मेल खाती है? तो बात करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखने की बात कही गई है।
समान सिविल संहिता या नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 वो अनुच्छेद थे। वर्तमान में जरूर ध्यान रखा, भारत में सबसे ज्यादा चर्चा वर्तमान में इसी अनुच्छेद पर हो रही है कि क्या भारत में समान सिविल संहिता होनी चाहिए। समान सिविल संहिता नागरिक संहिता को मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो क्या भारत में एक समान कानून नहीं है? बिल्कुल भारत में एक समान कानून है, लेकिन विवाह, शादी, तलाक, उत्तराधिकार का कुछ कानून हिस्सा है जगह एक समान को नहीं। तो वो कानून लागू करने की बात अब चल रही है। अब आज 44 नंबर अनुच्छेद में बिगा बात का महीने ग्राम पंचायती की स्थापना 40 में बिल्कुल सही है। प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी का अनुच्छेद वो 42A की जगह 43A है, एक अनुच्छेद कम रह गयो थोड़ा सो, तो वो गलत हो गयो, ये सही नहीं है। ये अनुच्छेद 43 है, ए है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलो चला 16वां प्रश्न का नहीं। 16वां प्रश्न है खाली स्थान पर चित्रित पिछवाई नाद द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। यानी नाद द्वारा हम जगह चित्र बने, देखो नाद द्वारा हम पहली बात तो कृष्ण जी का चित्र बने, कौन सा रूप का? कृष्ण जी के बाल रूप का चित्र बने। और क्या पर बने? प्रश्न वो पूछिए तो कपड़े पर ये चित्र बनते हैं, कपड़े पर चित्र बने, इन कवे पिछुआई कला। पिछुआई वास्ते कवे कहवा श्रीनाथ जी की जी मूर्ति है, भी मूर्ति के ले रहे जुगो है वह मंदिर के में चित्र बने कपड़े पर, ई वास्ते ई कला ने पिछुआई कला कवे। और आखटे की प्रसिद्ध है, पिछुआई कला प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी मंदिर की। इसके अलावा नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी को मंदिर है इसकी स्थापना राणा राज सिंह करवाई। पहले ई गांव ने सिंहाड़ नाम जानता, बाद में श्रीनाथ जी को मंदिर बनने के बाद में ई गांव को नाम जो है वो नाथ द्वारा हो गयो। तो चलो चला अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी देती है? देखो कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? जालोर का शासक था कानड़ देव और दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके रिश्ते बहुत विवादित रहे थे। कहते हैं कानड़ देव का जो बेटा था जिसका नाम था वीरम देव की को प्रेम हो, क्यों? इनकी बेटी अलाउद्दीन खिलजी की फिरोजा ब्यूं बिन प्रेम हो, लेकिन कानड़ देव के कहने पर वो ब्यूं ब्याह कौन करो। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस बात से बहुत नाराज हुए और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीत लिया। बाद में जालोर को जीत लिया। जालोर के युद्ध में दोनों बाप बेटा यानी कानड़ देव और वीरम देव मारा गया। और बाद में कवे फिरोजा जी की है बा कानड़ देव के भी वीरम देव का सिर ने ले गए और आत्महत्या कर ली और भाई कूद गए मरमरा गई। कहने को मतलब वो है कि यह बात है कौन सी किताब में? तो यह बात वीरम देव सोनगरारी बात। तो वीरम देव भी कानड़ देव के बेटे को नाम हो तो भी कई नाम पर जो है वो किताब को नाम है वीरम देव सोनगरारी बात करते हैं 18वां प्रश्न री। 18वां प्रश्न है मोरबिंदिया, पहरवाना, तामड़ा नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? राजस्थान में बहुत सारी जनजातियां है, भील है, सहरिया है, गरासिया है, डामोर है, मीणा है, बहुत है। राजस्थान में जनजातियां कोई कमी को नहीं, लेकिन ब्याह कौन सी जनजातियां? देखो प्रत्येक जनजाति के अपने अलग अलग जो है वो वस्त्र है, अलग अलग रहन सहन है, ये ब्याह का तरीका भी अलग अलग है। राजस्थान की जो गरासिया जाति है उसमें ये विवाह किए जाते हैं। गरासिया राजस्थान में जो है वो ऐसी जाति है जो अपने पूर्वज है अपने जो मरने वाले हैं जो भी उनके परिवारजन है उनका जो विसर्जन है वो नक्की झील में करते हैं। ये जो है वो वालर नृत्य करने वाले माने जाते हैं। तो गरासिया जो है उनमें ये विवाह प्रचलित है। चलिए बात करते हैं 19वें प्रश्न की। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? अनुसूचित क्षेत्र पहले देखो क्या है अनुसूचित क्षेत्र थे सुने लो टीएसपी एरिया। ये टीएसपी एरिया वो होता है जो अल्प विकसित एरिया होता है, जगह हम ज्यादातर जनजातियां रहे और भी एरिया को ज्यादा विकास हो कौन पायो। बी क्षेत्र ने राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो टीएसपी एरिया घोषित करे। तो घोषित करने को अधिकार किसने है? राष्ट्रपति ही किसी एरिया ने टीएसपी क्षेत्र घोषित कर सके। चलो चला 20वें प्रश्न की ओर। 20वें प्रश्न है अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? यानी कि अखा तीज, अक्षय तृतीया या अखा तीज कद मनाई जाए? अखा तीज के दिन 1488 ईस्वी में जो है वो
बीकानेर नगर की स्थापना हुई। राव बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में आखा तीज का दिन ही करी। यानी आखा तीज जो है बी दिन ही भारत में राजस्थान में बीकानेर नगर की स्थापना हुई। आखा तीज पर पहले तो किन्ना मतलब पतंग उड़ाता। बीकानेर में तो आज ही आखा तीज पर पतंग उड़े, लेकिन अठे धीरे धीरे कई क्षेत्र में लोग ज्यादा क्या बोलिया करे एडवांस हो गया। आखा तीज की जगह आजकल पतंग उड़ान लग गया पर मकर संक्रांति पर। बाकी सदा ही अठे चूरू जिले में तो पतंग है आखा तीज पर उड़ती देखी, लेकिन अब जकी बा पतंगा है वह लोग एडवांस हो गया, थोड़ा पढ़िया लिख लिया ज्यादा जना आखा तीज ने भूल गया और वह किन्ना उड़ान लग गया कद बेबर मकर संक्रांति पर उड़ान लग गया। लेकिन आज भी बीकानेर में पतंग उड़ के अरबी को वो मनाई जाए उत्सव महोत्सव जो स्थापना को वो मनाई जाए। प्रश्न वो है कि आखा तीज आवा कद है वैशाख शुक्ल तृतीया को जकी है बा मनाई जाए। और इनमें एक और बात है, अक्षय तृतीया राजस्थान में बिया एक तरीकों और कुख्यात है। इस दिन राजस्थान में बेजा मतलब टाबरा का ब्याह हुआ है, बाल विवाह बहुत हुआ है। तो हालांकि बाल विवाह बहुत खराब चीज है, बहुत बड़ी बीमारी है, इससे अपन बचना चाहिए। तो बाल विवाह पर बहुत ज्यादा हुआ है तो निश्चित तौर पर बुरी बात है, लेकिन होता है। अगला, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? जब आप मौलिक कर्तव्यों की बात करा तो पहली पोथान बता दूं, मूल संविधान में एक ही मौलिक कर्तव्य को नहीं हो। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या कर दियो गयो के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ दिया। और बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ो 11वां मौलिक कर्तव्य। वो मौलिक कर्तव्य हो कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाएगा। हालांकि कर्तव्य की मैं बात बता दूं कि भाग 4A और अनुच्छेद 51A में शामिल है। और सागी आ बात बता दूं कि मौलिक कर्तव्य मनाने खातर भारत में कोई कानून को नहीं, कोई आदमी माने तो ठीक है, न माने तो ठीक है। चलो बात करा 22वां प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? यह अनुच्छेद भी भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति उल्लेखित है। वहां कहा गया है कि भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का लगातार प्रयास करता रहेगा। कहने का मतलब भारत कभी भी पहली जाके कोई खेबी कौन करे, कोई लड़ाई कौन करे। आप पाकिस्तान देख लियो, अपना 4 युद्ध हुआ है और चारों युद्ध में आपा पाकिस्तान ने धूल चटाइया फिर भी। और भारत बड़ो देश भी है, जब चाहे जब पाकिस्तान को मिनट 2 लगा अपन माने चेप दिया, लेकिन फिर भी भारत इस चीज को ज्यादा कौन करे कि भाई कोई भी देश हो उसे अपना अधिकार है। ये वास्ते भारत कभी पाकिस्तान को खेबी कौन करे चलार। लेकिन जब आपनों कोई खेबी करे तो फिर तो भारतीय आर्मी आंगा फट्टा चकने में है ही वाह। तो 51 नंबर अनुच्छेद भारत हमेशा शांति का प्रयास करेगा। हाल ही में आपने सुना होगा कि कनाडा के सागे भी भारत को कोई विवाद हुआ और लास्ट में जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा को प्रधानमंत्री है बिन माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि भारत चलार तो कोई बदमाशी करे ही को नहीं, लेकिन कोई खेबी करे तो बख्शे भी को नहीं। अगलो देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? देखो मेवाड़ की स्थापना की है बाकरी 1938 में माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल सही बात है, माणिक्यलाल वर्मा करी। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा एक मंत्री बनया, अध्यक्ष कौन बनया? अध्यक्ष कौन बन्यो? बलवंत सिंह मेहता। प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, बुरेलाल बया प्रथम उपाध्यक्ष, मंत्री माणिक्यलाल वर्मा। तो प्रश्न अटे वो है कि कौन करी स्थापना? तो स्थापना तो माणिक्यलाल वर्मा करी, पर अध्यक्षता कौन करी? सॉरी वो प्रश्न है। तो अध्यक्षता करी बलवंत सिंह मेहता। 24वां प्रश्न, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? देखो मेव ज्यादातर है अलवर में, अलवर के क्षेत्र में मेव है। अलवर के पास में ही हरियाणा को मेवात जिलो है, बिम्बी मेव बहुत है। मेव ए लालदास जी का चेला चपाटी है, मुसलमान धर्म ने फॉलो करे। लगभग आंगो कल्चर हिंदू और मुसलमानों मिक्स है। मेव अन मेवाती भी कवे। अठे आंदोलन है जो हादी मोहम्मद एक संस्था बनाई वो शुरू करियो, और वह खादिम अंजुमन उल ऐसा सी कुछ एक संस्था बनाई। और इगो नेतो जो मेन नेतो वो हो यासीन खान।
यासीन खान जो वो मुख्य नेतो और वह संस्था स्थापित करनारो हादी मोहम्मद खान हो और आ जी है वो मेवाता की संस्था ही। आगे बात करा 25% की। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? सभी ताम्रयुगीन जननी भारत में मानी जाती है, राजस्थान में या भारत में मानी जाती है गणेश्वर को। क्यों मानी जाती है? क्योंकि गणेश्वर के आसे पास बेजा मतलब जो है वो तांबे का भंडारा और आसे पास तांबो आई निर्यात करती आई बेचती जना इन सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की जननी कह देवे तो आ ही गणेश्वर। गणेश्वर खटे नीम का थाना में इतना दिन तो नीम का थाना सिक्कर मातो, लेकिन अब नीम का थाना ने आपने ही जिलो बना दियो तो आ नीम का थाना में नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में ही आवे। इतना दिन तो रोड़ो बाह और कर दी, पहले जिला अब जिला ही बड़ा 50 कर दिया, मराई दिया था तो कि ज्यादा याद करना पड़सी तो वो 25% हो। तो आज की क्लास में 25% जगह रीट के लिए और इसके अलावा आरपीएससी होना रहा एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अभी तो देखो अभी एक बार तो कोई इंस्टेंट तो कोई भर्ती आने को चांस मन कम ही लगे क्योंकि ये बार चुनाव है। और साथियों एक और बात मैं बता दूं, एक बहुत ही जल्द मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन उस मुख्यमंत्री रहे, क्या क्या कार्यकाल रहे, कौन महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री था, अपन जो मुख्यमंत्री बने जो महत्वपूर्ण के बारे में किससे और कहानियां अपन जानेंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या वो सीरीज अपन शुरू करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट आएंगे तो अपन एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में अपन जानकारी बढ़िया ठेठ मारवाड़ी के माइन आप बढ़िया तरीकों राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में जान सिया। आज की क्लास में तो ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।